हेलो एवरीवन, दिस साइड भवेश शर्मा। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को ऑनलाइन सेल करते हैं। अब वो क्या चीज़ हो सकती है? कोई भी गुड्स हो सकते हैं, कोई भी सर्विसेज हो सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ के नोट्स जो है हमारे नवोक्ता नोट्स वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैं तुम्हें नवोक्ता नोट्स साइट दिखा देता हूँ। नवोक्ता नोट्स वेबसाइट है जो हमने खुद ने बनाई है, बिल्ड बाय भवेश शर्मा एंड अनंत प्रताप सिंह ऑल्सो। नीचे ऑलरेडी मेंशन है दोनों ही पर्सन का नाम, है ना। भवेश शर्मा एंड अनंत प्रताप सिंह, टू मैं नामी, है ना। सारी चीज़ें लिखी हैं। फाउंडर में भवेश शर्मा लिखा हुआ है क्योंकि जो इसी कोर सेटअप था, पहले नेमी नोट्स था, वो हमने ही जो इस्टेब्लिश किया था। तो नवोक्ता नोट्स है। एक्सप्लोर कोर्सेज पे मैं क्लिक करूँगा, सारे कोर्सेज आ जाएंगे। BCA वाले कोर्स पे मैं क्लिक करूँगा, 6 सेमेस्टर में जाऊँगा क्योंकि अब हम 6 सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे दो तुम्हें चीज़ दिखेंगी, ई कॉमर्स एक्सटर्नल नोट्स, ई कॉमर्स इंटरनल नोट्स। अभी हम इंटरनल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इंटरनल वाले नोट्स यहाँ पे खोल रहा हूँ। मैं यहाँ से एक्सकेलेडर के अंदर ये सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं हमारा मेजर सब्जेक्ट जो कि है ई कॉमर्स। ओके, अब व्हाट इज़ ई कॉमर्स और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इस नोट्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो नोट्स हैं ये बनाए हैं सेक्शन E की एक लड़की हैं जिनका नाम है आकांक्षा चौहान। उन्होंने ये नोट्स बनाए, तो उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू ये नोट्स बनाने के लिए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे नोट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इनके अंदर। उन्होंने बहुत सारे डायग्राम्स भी दिखाए हैं उसमें। उन्होंने बहुत नोट्स को शॉर्ट करने की ट्राई की है, बहुत छोटा रखा है। तुम्हें पेज यहाँ 38 दिख रहे होंगे, पर ये 38 एक्चुअल में नहीं है, बहुत ही कम पेजेस हैं। तो मैं कहोगे कि हाँ भाई एक पेज पे थोड़ा थोड़ा कंटेंट है, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। बाकी मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाने के लिए यहाँ बैठा ही हूँ, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करके जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बिजनेस स्ट्रेटजी, डिस्कस स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी। बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है और हमें स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशंस बतानी है आईटी और टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर। पहले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे जो लिखा है उन्होंने बहुत शॉर्ट के अंदर लिखा है कि ए बिजनेस स्ट्रेटजी इज ए सेट ऑफ प्लान फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। अब देखो ये थ्योरी अगर मैं पढ़ने जाऊँगा, थ्योरी तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास PDF है। मैं तुम्हें सारी चीज़ें इन्हें कोर समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है? कोई भी एक बिजनेस है, उसको अगर हमें आगे इन फ्यूचर तक लेके जाना है तो उसके कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स होंगे कि आज से मेरा जो बिजनेस है वो 5 साल बाद कहाँ तक जाएगा, 10 साल बाद कहाँ जाएगा, 10 साल में मैं कहाँ हूँगा, मैं कितना अर्न कर रहा हूँगा। वो सारी चीज़ें जो है स्ट्रेटजिक प्लान, इसे हम बोल रहे हैं स्ट्रेटजी, है ना। स्ट्रेटजी जो प्लान है, इस चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ। तो बिजनेस के अंदर स्ट्रेटजिक प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के लिए एक वर्ड आया, बिजनेस की स्ट्रेटजी। तो क्या होती है बिजनेस स्ट्रेटजी? किसी भी एक गोल को या किसी भी एक प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं हम, तब तक करते हैं जब तक हम उसके एक लॉन्ग टर्म रिटर्न या उसके एक फाइनल गोल को अचीव नहीं कर लेते। ठीक है, तो उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे खोल के लिखा हुआ है। सेकंड उनकी जो एक डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। ए बिजनेस स्ट्रेटजी इज एन कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, क्रिएट वैल्यूज एंड गेन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू रिसोर्सेज एलोकेशन एंड मार्केट पोजिशनिंग। अब डिपेंड करते हैं तुम्हारी क्या मार्केटिंग पोजीशन है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ना राइडिंग ऐप चल रहे हैं, ऊबर है, रेपिडो है, ओला है, पर जो सबसे पहले आया था वो ऊबर आया था इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उसको एक एडवांटेज है मार्केटिंग पोजीशन की कि अगर हमें कहीं पे भी लॉन्ग राइड के लिए जाना है तो हम रेपिडो यूज़ नहीं करते, हम ऊबर का यूज़ करते हैं, ब्ला ब्ला आजकल एक नया है उसका यूज़ करते हैं। तो तुम्हारी मार्केटिंग पोजीशन क्या है उस पर चीज़ पर डिपेंड करता है। और शॉर्ट अगर हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो हम रैपिडो ही यूज़ कर रहे हैं, आजकल के लोग जो है रैपिडो यूज़ कर रहे हैं। डिपेंड करता है सारी चीज़ें, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं इन्होंने यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई हैं कि बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है। अब स्ट्रेटजीज इम्प्लीकेशंस क्या है आईटी और टेक्नोलॉजी की, चार इन्होंने यहाँ पे लिख रखी हैं। पहली चीज़ है अलाइनमेंट एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इनोवेशन एंड ग्रोथ, रिस्क मैनेजमेंट। अब इस सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे कोट लिखा है, इसको और पढ़ के चलते हैं क्योंकि मेरी नज़र जब मैंने पहली बार इस PDF को पढ़ी थी इसी कोट पे गई थी। यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल इन योर लाइफ। तुम बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हो कोई नया गोल करने के लिए। आज तुम्हें कोडिंग सीखनी है, आज तुम्हें ई कॉमर्स पढ़नी है, सीखनी है, आज तुम्हें स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के बारे में सीखना है, तुम आज भी सीख सकते हो, तुम ज़्यादा पुराने नहीं हुए हो, है ना। चलो पहली चीज़ अलाइनमेंट एंड एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि अलाइनमेंट एंड एफिशिएंसी क्या चीज़ को पूरा फुलफिल कर रहा है। आईटी स्ट्रेटजी ब्रिज द गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड इनएक्टिव्स
एंड बिजनेस गोल्स, यानी कि कुल मिला के मैं इसको एक बार पूरा समअप कर देता हूँ जो इसमें लिखा है, जहाँ जहाँ जो जो सारी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ। अलाइनमेंट एंड एफिशिएंसी का पूरा पूरा मतलब ये है कि आईटी जो है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जितनी भी टेक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो क्या करती हैं बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस को कैसे वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर, बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर हम उसको काउंट कर सकते हैं। एक पर्सन 9 घंटे 8 घंटे की जॉब करके 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, ठीक है। ऐसे ही मेरे को 100-200 लोग रखने पड़ेंगे अगर मुझे कॉल सेंटर भी चलाना है। तो उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए मैं एक एआई एजेंट खरीद लूँगा जो कि 2-2.5 लाख रुपए का आएगा। मैं मानता हूँ एक बार की इन्वेस्टमेंट है। उसको मेंटेन करने की सिर्फ मेरी 10-15 हज़ार रुपये की मंथली कॉस्ट आएगी, दैट्स इट। वहाँ जहाँ पे मैं 100 पर्सनस को, अलग अलग पर्सनस को मेरे को वहाँ 15-15 20-20 हज़ार पे करने पड़ते हर मंथ, है ना। उसकी जगह मैंने एक एआई एजेंट रख लिया। अब वो 1000 कस्टमर 2000 कस्टमर को भी हैंडल कर रहा है। वो कभी भी एग्रेसिव नहीं होगा, वो गालियाँ भी सुनेगा, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो 24/7 काम कर सकता है, वो 8 घंटे की शिफ्ट नहीं लगा रहा। तो एफिशिएंसी मेरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, है ना। सेकंड चीज़ पे आते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट एंटर न्यू मार्केट, एग्जांपल लॉन्चिंग एन ई कॉमर्स साइट, है ना, लाइक एंड इन्हेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। अब क्या है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए कोई मिठाई की दुकान है, जैसे छोटू लाल, एक मिठाई की दुकान का नाम है छोटू लाल। अब वो ऑफलाइन ही बेच रहा है ना। वो ऑनलाइन को उसको एक्सपोजर ही नहीं है। कल को एक नई शॉप खुलती है जिसका नाम है भव्य मिष्ठान भंडार, ठीक है, कुछ ऐसा खुलता है ना। कोई मेरा प्लान नहीं है मिठाई की दुकान खोलने का, पर ऐसा खुल जाता है। तो मैं क्या करूँगा, ऑफलाइन तो करूँगा ही, देखो ऑफलाइन तो आसपास के लोग लेंगे ही, साफ सीधी बात है। पर मैं उस चीज़ की ऑनलाइन डिलीवरी, एक ऑनलाइन वेबसाइट बना के रखूँगा ताकि मेरा भव्य मिष्ठान भंडार एक ऑनलाइन प्रेजेंस रहे, उसकी प्रॉपर उसकी प्रेजेंस रहे, है ना। थर्ड, इनोवेशन एंड ग्रोथ। नई नई कंपनियां, नए नए स्टार्टअप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेट करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल मैं होम सर्विस देने लगूंगा। होम सर्विस के अंदर मैं क्या करूँगा कि रॉ मटेरियल भिजवाऊंगा कि आप घर पे बना सकते हो। आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आपको जलेबी बनानी है, आपको जलेबी बनानी आती है, फिर आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास खमीज नहीं है। खमीज होती है, क्या होती है वो, जिससे जो है कढ़ाई के अंदर डाल के राउंड राउंड करके वो जलेबी बनती है ना। आपके पास चाशनी नहीं है, चीनी का जो घोल बना के जो चाशनी बनती है, आपके पास वो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक इनोवेटिव आइडिया निकाला कि मैं रॉ मटेरियल डिलीवर करूँगा डायरेक्ट। तो इनोवेशन एंड ग्रोथ आती है आईटी से, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, भाई रिस्क मैनेजमेंट हम पहले इंक्लूड कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर हमें पता होता है किस चीज़ का कितना रिस्क है, उस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं, तो होगी रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मैं दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नहीं सॉरी, दिस इज द एक्सप्लेन विद एग्जांपल द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन ई कॉमर्स। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, जो भी पहला पर्सन करता है उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जब चालू किया था, मैं जब आईपी कॉलेज में आया था, मैं नेमी नोट्स बनाया था। नोट्स की पहली साइड थी, आज से पहले भी बहुत सारे बच्चे गए, आज के बाद भी बहुत सारे बच्चे जाएंगे, पर जो फर्स्ट पर्सन था नोट्स की वेबसाइट को बनाने वाला, और उस पर्सन को इतना पब्लिक करने वाला, जिसके ऊपर अभी करंट ये नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, और इसके ऊपर अगर मैं तुम्हें व्यूज़ दिखा दूँ तो मैं एक बार तुम्हें व्यूज़ दिखा देता हूँ। 7500+ डाउनलोड ऑलरेडी हमने अचीव कर लिए हैं, ठीक है। और नेमी नोट्स की वेबसाइट पे अगर मैं तुम्हें दिखाता, नेमी नोट्स की जो वेबसाइट थी उसका एक डाटाबेस है मेरे पास, उसके अंदर अगर मैं तुम्हें दिखाता तो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए नेमी नोट्स के अंदर 10,000+ डाउनलोड्स, ठीक है। 10,000 12,000 उसके और 7,500 इसके, तो 20,000+ डाउनलोड को आज मैं लेके बैठा हूँ, है ना। तो उस चीज़ को आज से पहले भी लोग कर सकते थे, आज के बाद भी लोग करेंगे। पर फर्स्ट मोर एडवांटेज किसके पास है, मेरे पास है, क्योंकि लोगों को नेमी नोट्स के बारे में पता है, लोगों को भवेश शर्मा के बारे में पता है, लोगों को पता है कि वो वीडियो बनाएगा, लोगों को पता है कि वो नोट्स देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों का एडवांटेज, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला वो मुझे मिला। ऐसे ई कॉमर्स के अंदर जो भी कंपनी, जो भी स्टार्टअप पहली बार इस चीज़ को करता है, पहली बार कोई भी स्पेसिफिक मार्केट के अंदर या पहली बार किसी भी नई टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर करता है, तो वो कैसे करता है, उस चीज़ के लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज, राइट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज FME इन ई कॉमर्स is the competitive edge gained by being the first to enter a specific market or introduce a new technology, right, enabling a company to establish strong brand recognition, high customer loyalty, the scale quickly before competitors। यानी कि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्केल पे हैं। क्यों स्केल पे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट मूवर्स,
राइट। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं तुम्हें सारे दिखाऊंगा। There are many example of companies that have successfully used to first mover advantage to establish their dominance in various industries. Some of these include, अब यहाँ कंपनीज का नाम लिखे हुए हैं तो कॉपीराइट ना आए तो ये एक एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई मार लो मेरे पे कॉपीराइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। छोटे क्रिएटर पे कोई नहीं मारेगा। कंपनीज का नाम दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, दूसरी मेन चीज़, इसके अंदर हमें सिर्फ एग्जाम्पल डिफाइन करना था, पर शॉर्ट क्वेश्चन था तो इसके लिए हमें सबसे पहले एफ को डिफाइन करना था, वरना सिर्फ इसमें एग्जाम्पल पूछा हुआ था। पहला है अमेजोन। अमेजोन ऐसा पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना जो कि ऑफर करता है एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो कि ऑनलाइन बिकते हैं, ठीक है। उसका जो डोमिनेंट है प्रेजेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ओवर टाइम अमेजोन हैज़ लेवरेज इन मार्केट एक्सपेंडिंग टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट लाइक अमेजोन प्राइम, उसने एक चीज़ निकाली। अमेजोन वेब सर्विस जिस पे वेबसाइट्स ऐप होस्ट होते हैं, वो उसने कोई सर्विस निकाली। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है अमेजोन। सेकेंड टेस्ला। टेस्ला जिसका मालिक तुम सब जानते होगे, आई थिंक इलोन मस्क, है ना। तो वो फर्स्ट कंपनी थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार के मार्केट के अंदर घुसी। तो आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कार देखोगे जो कि बहुत हाइप पे, ज़्यादातर वो टेस्ला की मिलेंगी, ठीक है। ऊबर क्या था? ऊबर का मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल देता। फर्स्ट कंपनी थी जो कि राइड शेयरिंग को उसने इनेबल किया। तो आज इसके अभी भी कस्टमर जो लॉयल्टी इसके साथ है, यानी कि ऊबर का डोमिनेंस आज भी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हमें बात करनी है। एक बार मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखा देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल सिग्नेचर एंड हाउ दे आर यूज्ड इन ई पेमेंट्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको तुम कंप्यूटर नेटवर्क के साथ अगर जोड़ के पढ़ोगे इस सब्जेक्ट को, कंप्यूटर नेटवर्क में भी डिजिटल सिग्नेचर हैं, सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। ई डिजिटल सिग्नेचर उन्हीं में से एक चीज़ का पार्ट है। In the field of e-commerce, digital signature help to ensure the security of online transaction and help in building the trust of buyers and sellers. राइट। मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। तुमने मेरे को 500 रुपये किए, तो उस 500 रुपये तुमने अगर मुझे किए तो क्या प्रूफ है? तुमने मेरे को या तो पेटीएम से किए होंगे, या यूपीआई से किए होंगे, या मतलब गूगल पे से, फ़ोन पे से, इन सब से किए होंगे, या फिर बैंक ट्रांसफ़र किया होगा। तो उस पूरी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का एक रिकॉर्ड रहता है, रहता ही नहीं रहता। उस रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर दो पर्सनों के बीच में की गई कोई भी ट्रांजैक्शन, यानी कि वो डिजिटली पैसे का लेन देन हो, कोई डॉक्यूमेंट का लेन देन हो, कोई ईमेल का आपस में सेंड कर रहे हैं हम, तो उस सब के अंदर डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। ई कॉमर्स स्पेस बेसिकली डील्स इन बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन एंड हैंस रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन इट आर स्टोर्ड इन ए डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट में यार वो स्टोर्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ई कॉमर्स ऑनलाइन सारी चीज़ें बिकेंगी। तो उस ऑनलाइन का कोई रिसिप्ट, कोई इनवॉइस, कोई बिल, कोई चीज़ कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो उसको रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर नाम से एक चीज़ है। हाउ दे आर वर्क इन ई पेमेंट्स। ई पेमेंट मैं ऑलरेडी बता दी। ई पेमेंट्स क्या है? तुमने मेरे को यूपीआई करा, तुमने मेरे को लाइक फ़ोन पे, गूगल पे से पैसा भेजा, तो उसके अंदर वो कैसे यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहले authentication and integrity. A unique digital signature is created for a transaction using the sender private key and confirming using their public key, ensuring only authorized user can complete the transaction. मैं भव्य शर्मा अगर किसी और पर्सन के, किसी छोटू राम नाम का कोई पर्सन है, मैं उसके पर्सन के अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने लग जाऊं तो वो चीज़ पॉसिबल ना हो, क्योंकि मैं छोटू राम नहीं हूं, मैं भव्य शर्मा हूं। तो मैं भव्य शर्मा के अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन कर पाऊंगा। सेकेंड, सिक्योरिटी, PKI। डिजिटल सिग्नेचर रिलाई ऑन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, PKI, जो कि एक हाई सिक्योरिटी की क्रिप्टोग्राफिक मेथड है जो गारंटी करता है दैट इफ ए ट्रांजैक्शन इज अल्टर्ड, चेंज होती है आफ्टर साइनिंग, द सिग्नेचर बिकम इनवैलिड। मान लो कि मैंने तुम्हें 500 रुपये भेजे और कोई कह रहा है कि नहीं 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 50,000 भेजे, बीच में बैंक जो है मेरा धोखा कर रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं भाई 50,000 भेजे, तो जो मेरा डिजिटल सिग्नेचर है वो कहते हैं भाई इनवैलिड। ना ना ना, भव्य शर्मा ने जो डिजिटल सिग्नेचर साइन करके दिए थे वो 500 रुपये के थे, तुम 50,000 के कह रहे हो इनवैलिड है, तुमने चेंज करा बीच में, ठीक है। आगे आता है नॉन रिप्यूडेशन, बिकॉज ई सिग्नेचर इज यूनिक टू द सेंडर, इट प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ ओरिजिन, प्रिवेंटिंग पार्टीज फ्रॉम डिनाइंग द ऑथोराइज्ड ए पेमेंट। यानी कि जितनी बार भी डिजिटल सिग्नेचर एक सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा, वो एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर होगा।
Before a payment is finalized, the system validates the digital signature to ensure the transaction details such as the amount, कितना अमाउंट है, किसने भेजा है, और सारी चीज़, कोई चीज़ अल्टर्ड यानी चेंज तो नहीं की गई हैं। जब ये सारी चीज़ वेरीफाइड हो जाएंगी तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज सप्लाई चेन, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। सप्लाई चेन क्या है, एक्सप्लेन करना है पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल। अब पोर्टर कौन था, पोर्टल भाई एक पर्सन था जिसने अपने ऊपर एक मॉडल बना दिया, उसको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सप्लाई चेन क्या है, a complete network that connect every stage of the product journey from the sourcing raw material to delivering the finished product to the customer। मेरे को एक जूता मैंने जा खरीदा, तो जूता बनाने की कंपनी ने सबसे पहले एक रॉ मटेरियल खरीदा होगा, चमड़ा खरीदा होगा या रबड़ खरीदी होगी, है ना, एक नीचे की सोल खरीदी होगी, उसको सिला होगा, उसको बनाया होगा, उस पर अपनी ब्रांडिंग करी होगी, मेरे को सेल किया होगा। खरीदने से लेके मेरे उनके कच्चा माल खरीदने यानी चमड़ा खरीदने से लेके मेरा जूता खरीदने तक का जितना भी प्रोसेस है वो सारा सप्लाई चेन कहलाता है। इट इन्वॉल्व प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स वर्किंग ऑन द कोऑर्डिनेशन। इन इंडिया रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमी, efficiently supply chain management SCM plays a crucial role in reducing cost, improving productivity and ensuring timely delivery in the increasingly competitive market। आज की डेट में जो मार्केट है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। कोई अगर कोई चीज़ 100 रुपये की बेच रहा है तो मैं उस चीज़ को 80 रुपये में बेचने की कोशिश करूँगा ताकि लोग मेरे से ज़्यादा खरीदें। समझ लो, अगर मेरी क्वालिटी सेम है और मैं 80 में बेच रहा हूँ तो मेरे पे ज़्यादातर कस्टमर आएंगे, है ना। तो इस चीज़ का जो यूज़ है सप्लाई चेन के अंदर हमें दिखता है कि कैसे हम कच्चा माल को हमारे तक जल्दी पहुंचा सकते हैं। कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसको कैसे हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, पूरा जो प्रोसेस है उसको कैसे और फास्ट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। पोस्टर वैल्यू चेन मॉडल क्या है, पोस्टर वैल्यू चेन मॉडल कुछ भी नहीं है, जो कि क्रिएट किया था एक हार्वर्ड के प्रोफेसर ने, माय बैड, मिकेल पोर्टर उसका नाम था। मिकेल उसने हटा दिया, पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल उसने रख दिया। क्या करता है ये, दैट कैटेगराइज एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ द प्रोसेस क्रिएट वैल्यूज। यानी कि ये मॉडल क्या करता है, डिवाइड करता है बिजनेस के ऑपरेशन को डिस्टिंक्ट एलिमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस लीडर टू बिल्ड ए वैल्यू चेंज और ए सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट क्रिएट ए वैल्यू चेंज like more value than the cost. Often business leadership achieve the goal by optimizing individual inactivity with the model। अब ये कहता क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। सेल्स गोल माइट बी द प्राइमरी एक्टिविटी। मान लो मेरे को क्रेडिट कार्ड की सेल करनी है ना, तो मेरा क्या होगा, मैं सेल्स टीम को बोलूंगा कि भैया क्रेडिट कार्ड की सेल्स निकाल के दो मेरे को, ये मेरा प्राइमरी काम है, क्रेडिट कार्ड की सेल्स निकाल के दो मेरे को। बिकॉज दे कैन डायरेक्टली रिजल्ट इन परचेजेस, यानी क्रेडिट कार्ड जितने ज़्यादा बिकेंगे उतना ज़्यादा मेरे को फ़ायदा होगा। बट पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन जो इन सेल्स वालों की तनख्वाह देगा, जो कॉल कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे, उनकी कोई तनख्वाह होगी, उनकी कोई पेरोल होगी, तो जो पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सपोर्ट करेगा इस एक्टिविटी को। बिकॉज पेइंग द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इंश्योर दैट दे कंटिन्यू टू मेक सेल्स कॉल्स। अगर उनको पैसा, मैं कहूँगा भाई 4 महीने बाद पैसा मिलेगा, 8 महीने बाद पैसा मिलेगा, तुम कॉल करते रहो 8 महीने तक, वो क्यों करेगा भाई। उसको टाइम टू टाइम पैसा दो, उसको इज्जत दो, वो कॉल करेगा, उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो जितना भी पे रोल का मामला है, जितने भी रिस्पेक्ट का मामला है, हम उसको देंगे तो सेल वो हमें निकाल के देगा, सिंपल चीज़ है ना। तो प्राइमरीली चीज़ के ऊपर, प्राइमरी एक्टिविटी को फोकस या सपोर्ट करने के लिए कोई सेकेंडरी एक्टिविटी है उसको भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ये पोस्टर मॉडल हमारा कह रहा है। दैट्स इट। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा। कभी किसी कंपनी में काम किया हो तो तुम्हें ना उनकी एक मेल आईडी मिलती है। फॉर एग्जांपल मैंने Tata1mg में किया था तो मेरे को मिली थी bhavya-sharma@tata1mg.com, ये मेरे को एक जीमेल मिली थी। ठीक है, तुम किसी भी कंपनी में काम करोगे, टेक महिंद्रा में करोगे तो bhavya-sharma@techmahindra.com मिलेगी। नवोक्ता इनोवेशन में करोगे तो bhavya-sharma@navokta innovation.com मिलेगी। क्यों मिलेगी ये, क्योंकि ये इंटरनल नेटवर्क है। यानी कि इस मेल आईडी से तुम यूट्यूब नहीं चला सकते, इस मेल आईडी से तुम जीमेल का यूज़ नहीं कर सकते, इस मेल आईडी से तुम और चीज़ें नहीं कर सकते। क्या करोगे फिर, इस मेल आईडी से सिर्फ तुम एक चीज़ कर सकते हो, जो कि है कि तुम इंटरनल चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मान लो कि मैं तुम्हें एक्सेस देना चाहता हूँ कि इंटरनेट पे तुम जाओ और सर्च कर सकते हो फेसबुक,
तो मैं सिर्फ इसी जीमेल आईडी को एक्सेस दे सकता हूँ। यानी कि इंटरनल कोई भी मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, मान लो कोई फाइल है मेरे को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक चीज़ करूँगा। क्या क्या चीज़ करोगे भव्य? मैं क्या करूँगा, टाटा 1mg के ग्रुप में जितने भी लोगों के पास टाटा 1mg होगा उसके अंदर वो शेयर कर दूंगा, सबके पास चली जाएगी। एक फाइल है, मैंने एक नेटवर्क पे शेयर करी, इंटरनल वो सबके पास चली गई। क्या कोई @gmail.com का पर्सन उसको यूज़ कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो टाटा 1mg की। यहाँ ये लिखा है इंटरनेट क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोलेब्रेशन यानी कि उसमें एडिट या रीड कर सकते हैं, कंपनी के न्यूज़ या डॉक्यूमेंट इसके अंदर शेयर किए जाते हैं। एक्स्ट्रानेट क्या है, इसके पूरा अपोजिट है। एक्स्ट्रानेट कहता है कि भैया मैं पब्लिक नेटवर्क हूँ जिसके अंदर मैं कस्टमर को, सप्लायर को, बायर को या किसी भी एक पर्सन को जो है पब्लिकली सारा डाटा शेयर कर सकता हूँ, पर उसके अंदर कोई कंपनी की न्यूज़ नहीं होगी, है ना। और इंटरनेट क्या है कि कोई बायर हो, कोई सेलर हो, कोई कुछ हो, कोई कंपनी का एम्प्लॉई हो ना हो, सारी चीज़ें एक्सेस हो सकती हैं। तो एक्स्ट्रानेट अलग है, इंटरनेट अलग है, इंट्रानेट अलग है। तीनों चीज़ें, इंटरनेट कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेट जर्नल पब्लिक के लिए तुम मैं भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में एक्स्ट्रा नेट हो गया कि सप्लायर बायर ये लोग एक्सेस कर सकते हैं। की डिफरेंस यहाँ पे लिखा है कि इंटरनल फोकस होता है इंट्रानेट, एक्सटर्नल फोकस होता है एक्स्ट्रानेट। सिक्योरिटी एक्सेस होता है, बोथ के अंदर हाई सिक्योरिटी होती है, पर इंटरनेट में ज़्यादा होती है कि वो सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। कुछ फीचर्स लिखे हैं। देन आ जाते हैं B2B मॉडल का, हमें एग्जांपल देना है। मैं फटाफट से दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन B2B मॉडल्स और उसकी एडवांटेज। ठीक है, आई थिंक ये है। B2B मॉडल क्या इंक्लूड करता है, पहले B2B मॉडल को समझ लेते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील करता है, कोई प्रोडक्ट सेल करता है या कोई सर्विस सेल करता है। मान लो मेरी चमड़ा बनाने की कंपनी है, मैं किसी जूते बनाने की कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा हूँ, तो ये बिजनेस टू बिजनेस डील है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई जूता बनाने वाली कंपनी अगर किसी कस्टमर को अपना जूता बेच रही है तो बिजनेस टू कंज्यूमर डील है, B2C है, B2B नहीं है, B2C है। तो बिजनेस टू बिजनेस क्या है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ बातचीत करेगा, उनको कोऑर्डिनेशन देगा। ये फोकस क्या करता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शन और प्रोफेशनल बिहेवियर पे ये फोकस करता है B2B मॉडल। कॉमन B2B मॉडल क्या है, सप्लायर ओरिएंटेड मॉडल, यानी कि सिर्फ जो सप्लायर है मैं उनके साथ डीलिंग करूँगा, या बायर ओरिएंटेड मॉडल, है ना, या फिर मार्केट प्लेस या होल सेल ई कॉमर्स, है ना, या B2B B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये क्या करते हैं, कंपनी करती है सेल अनदर कंपनी को, और जो दूसरी कंपनी है विच देन दे सेल टू द एंड कंज्यूमर, इसे भी हम कहते हैं B2B2C। ठीक है, मेरिट क्या है, हाई ऑर्डर वैल्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, हाईयर ऑर्डर तुम्हें मिलेंगे, यानी कि तुम्हें ये नहीं कहेंगे 1-2 किलो चमड़ा ले आओ, है ना, खरीद लो, नहीं, 1-2 टन चमड़ा खरीद के लाओ ताकि हमें जूते बनाने हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहती है, 5 साल 10 साल तक की रिलेशनशिप चलती है। लो वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट रहती है ना। एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन रहता है, डाटा सेंट्रिक प्रोसेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर ये लॉन्ग का क्वेश्चन है तो लॉन्ग के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। 5-6 क्वेश्चन और रह रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन तक और अपने जो है मोटिवेशन को बनाए रखना है। 5-6 क्वेश्चन के बाद आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, है ना, तो हम सब इंजॉय कर सकते हैं। भाई ई कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन माल बिकता है वो मेरे को समझ आती है, पर ई कॉमर्स के अंदर कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स है, उनको हमें बताना है क्या थ्रेट्स है, और मेजर करना है कि कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 18 लिख के एंटर करते हैं। ई कॉमर्स सिक्योरिटी थ्रेट क्या करते हैं, मेलवेयर यानी कोई वायरस, फिशिंग अटैक, यानी कि मैंने कोई होम पेज बनाया है बैंकिंग साइट का, सेम बैंकिंग साइट बना दी, उस पर तुम्हारा कार्ड नंबर ले लिया, CVV ले लिया, OTP ले लिया, सब ले लिया, और फिशिंग अटैक का तुम शिकार हो गए, यानी कि बैंक की वेबसाइट थी नहीं वो, पर बैंक जैसी दिखती थी। DDoS अटैक, DDoS क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। फाइनेंशियल फ्रॉड, आपका जो है पैसा जो है कट के चला गया, ऐसी जो चीज़ें हैं वो ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा जो है होती हैं। और प्रोटेक्टिंग मेजर क्या है, HTTPS का यूज़ करें हमेशा, है ना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें हर जगह पे, और फायरवॉल्स का यूज़ करें। ये सारी चीज़ें जो है इसके प्रिवेंशन से इसको ऐसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ बता रखा है कि थ्रेट्स के नाम क्या हैं, है ना। मेलवेयर क्या होता है, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी फाइल्स को लॉक कर देता है,
टू देयर ऑन साइट्स और स्टील डाटा। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग मैंने बता दिया कि ऐसी वेबसाइट जिसमें पता लगता है कि वो वेबसाइट एक्चुअल में वो है नहीं पर ऐसी दिख रही है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं instagram.com या facebook.com पे गया, मैंने वहाँ जाके मेरा आईडी और पासवर्ड डाल दिया, पर वो रियल में कोई instagram.com नहीं था, वो रियल में कोई facebook.com नहीं था। मेरा आईडी पासवर्ड चला गया, अब कोई भी उसको लॉगिन करे कुछ भी कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिलाइन ऑफ सर्विस क्या होता है? फ्लोडिंग ए वेबसाइट विथ फेक ट्रैफिक। मान लो कोई वेबसाइट 10 लाख यूज़र को सपोर्ट कर सकती है, मैंने उस पर 20 लाख यूज़र भेज दिए, वेबसाइट डाउन हो गई, अब कोई पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। अकाउंट टेक ओवर, अटैकर यूज टोल क्रेडेंशियल, यानी कि तुम्हारा कोई डाटा है वो तुमने पासवर्ड वगैरह कहीं लीक कर रखा है तो उससे चोरी करके तुम्हारे अकाउंट को लॉगिन करेगा और उसको अनऑथराइज्ड यूज़ करेगा। क्या क्या मेजर ये लिए जा सकते हैं? HTTP और SSL सर्टिफिकेट हम वेरीफाई कर सकते हैं। PCI और DCS कंप्लाइंस यूज़ कर सकते हैं, यानी इंश्योर क्रेडिट कार्ड डाटा इज़ हैंडल सिक्योरली। इस चीज़ का हमें यूज़ करना है। PCI कॉम्प्लिकेंस, ये जो है ना, ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड के डाटा को सिक्योरली हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट का हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे सारे जो सॉफ्टवेयर और सारे सारे सही हैं। बैकअप हमेशा लेना है ताकि हम पता चल पाए कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। ठीक है। 21 पेज हमने कंप्लीट कर दिए हैं इतनी सी देर में। ठीक है, तो चलो आगे। डिस्क्राइब द एथिकल एंड पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड टू ई कॉमर्स। क्या क्या इश्यू हैं, है ना, वो हमें बताने हैं पब्लिक इश्यू के अंदर। देखो, पब्लिक ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे पब्लिक इशू हैं। फॉर एग्जांपल डाटा की प्राइवेसी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, मार्केट फेयर नहीं है। मार्केट फेयर तो देखो ऑनलाइन भी नहीं है पर ऑफलाइन भी नहीं है पर ऑनलाइन भी नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मान लो कि मैं कोई पोश इलाके में हूँ जहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं और वहाँ मैंने एक शॉप डाल ली जूता बेचने की, और वहाँ का मैंने जूते का प्राइस 10,000 में रखा तो 10,000 का बिकेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितने ज़्यादा अमीर लोग होंगे उतना ज़्यादा मैं मेरा प्राइस बढ़ा सकता हूँ जूते का। वहीं अगर मैं किसी स्लम एरिया के अंदर कोई झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, वहाँ जाके मेरा शोरूम खोल लेता हूँ जहाँ पे मैं जूता 10,000 रुपये का बेच रहा हूँ, क्या कोई ख़रीदेगा? सिंपल चीज़ें, नहीं खरीदेगा। समझ रहे हो मेरी बात? मार्केट फेयर है ही नहीं। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि जिनकी वेबसाइट ऊपर ऊपर दिखाई जा रही है उनसे तो लोग हमेशा लोग खरीदेंगे। जिनकी वेबसाइट 15वें 20वें 25वें नंबर पर आ रही है उससे कोई क्यों खरीदेगा? यानी कि जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली बात है ना। तो मार्केट फेयर नहीं है ई कॉमर्स में। सेकंड, डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी क्या है? मान लो तुम्हारी ई कॉमर्स वेबसाइट पे तुम टी शर्ट बेच रहे हो, सेम टी शर्ट का डिज़ाइन सेम सारी चीज़ कॉपी करके, क्योंकि तुमने ट्रेडमार्क और तुमने आईपी एक्ट नहीं पढ़ा, तुमने वो चीज़ पेटेंट वगैरह नहीं करवाई, सेम सारी चीज़ें उठा के कोई अपनी वेबसाइट बेचने लग जाए, यू आर जस्ट लॉस। डाटा प्राइवेसी लीक हो गई, सिक्योरिटी का भी कोई मतलब नहीं बचा। तो इन सब से बचने के लिए हमें बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ हैं, उनसे बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एथिकल इशू क्या? डाटा प्राइवेसी और इन्फॉर्मेशन राइट्स है। सेकंड है प्रॉपर्टी राइट्स, आपके प्रॉपर्टी को कोई ऑनलाइन चैलेंज नहीं कर सकता। सिक्योरिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कि ई कॉमर्स साइट कैन बी इंश्योर लीडिंग टू क्रेडिट कार्ड थेफ्ट। कोई आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल रहा है ई कॉमर्स साइट का यूज़ करके तो आप उस पर केस कर सकते हैं। मार्केट फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, इथिकल प्रॉब्लम रेज फ्रॉम एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस सच एज अनफेयर कॉम्पिटिशन। पब्लिक इश्यूज क्या हैं? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लॉ आर ऑफ्टन अनेबल टू कीप पेस विद रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लीडिंग टू रेगुलेटरी गैप्स रिगार्डिंग ऑनलाइन सेल्स एंड सर्विसेज। टैक्सेशन, टैक्सेशन के अंदर क्या होता है? ऑनलाइन सेल का हम जो है टैक्स इतना ज़्यादा जो है उसको मेजर नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा सेल कर चुका है और हम उस पर टैक्स लगा ही नहीं पा रहे उतना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन, developing laws balance interest of content creator with the public access to the information। कंज्यूमर कस्टमर राइट्स और सेफ्टी, है ना, पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें बिल्ड करनी होगी तब जाके ई कॉमर्स सेफ बन पाएगा। ईडीआई क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ईडीआई क्या है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या है, और एक्सप्लेन ऑक्शंस एंड सर्विस फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केट टू इंटरनेट बेस्ड EDI, यानी कि इंटरनेशनल डाटा इंटरचेंज। ओके, तो चलते हैं। कितना 28 था? कितना था? आई थिंक 28 था ना? नहीं 28 नहीं था, कम था आई थिंक। पेज नंबर में ध्यान नहीं रहा, ये 24 था। EDI क्या है? इज़ द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज बिजनेस डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल EDI क्या करता है? फॉर एग्जांपल कोई पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट हुआ, कोई भी तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ, कोई भी तुम्हारा इनवॉइस हुई, कोई ऑर्डर तुमने परचेज किया, उन सबका ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है
अब तुम्हें हैंडबुक में मेंटेन नहीं करना, तुम उसको ऑनलाइन जो है ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के अंदर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर्स में चढ़ा सकते हो, है ना। तो इसके अंदर मैनुअल मेहनत बच जाती है, ये है ईडीआई। सेकंड, ट्रेडिशनल मार्केट एंड सर्विस क्या है? सबसे पहले क्या होता है, ऑक्शंस होता है हेल्ड इन फिजिकल लोकेशन वेयर बिडर्स ग्रांटेड टू सबमिट वर्बल बिड्स, है ना। सर्विस इन पर्सन इंटरेक्शन चाहिए होती थी, पेपर बेस्ड इनवॉइस होते थे, मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग होती थी। इंटरनेट बेस्ड ईडीआई ने क्या करा, ईडीआई इनेबल ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर कैन पार्टिसिपेट रिमोटली via the internet. Service such as banking and ensuring the digitide offering instant automated transaction. राइट, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सिक्योर्ड वैल्यू कार्ड्स क्या होते हैं? स्टोर्ड वैल्यू कार्ड इज ए टाइप ऑफ प्रीपेड पेमेंट कार्ड वेयर फंड्स आर स्टोर्ड डायरेक्टली ऑन द कार्ड विद इन द एसोसिएट सिस्टम रेदर बीन लिंक बाय द बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कार्ड के अंदर हमने कुछ पेमेंट, जैसे पेटीएम बैंक होता है ना, एक तो तुम्हारा ऑफिशियल बैंक है, एक है पेटीएम बैंक। तुमने पेटीएम बैंक में पैसा डाल दिया तो तुम्हारा उससे बैंक से कोई मतलब नहीं, वो पेटीएम बैंक के अंदर पैसा है तो पेटीएम का यूज़ कर रहे हो तुम, ठीक है। तो टाइप्स क्या है, क्लोज लूप है और ओपन लूप है। यूजेबल ओनली एट ए स्पेसिफिक मर्चेंट और रिटेलर, जैसे कि स्टारबक के गिफ्ट कार्ड पे और रिटेल गिफ्ट कार्ड पे। ओपन लूप क्या होता है, वाइडली एक्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई भी गिफ्ट कार्ड खरीदना है तो मैं मास्टर या वीज़ा की गिफ्ट कार्ड खरीद सकता हूँ। ई कैश क्या होता है? ई कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश होता है जो कि डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। फिजिकली उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है ना। तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हैंडली हो रही होती है। मैकेनिज्म क्या है, ई कैश ऑफ्टन इन्वॉल्व डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर और यूजिंग एन ई वॉलेट टू स्टोर फंड्स। द सिस्टम यूज क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, की फीचर्स क्या है, मैनी ई कैश सिस्टम्स आर डिजाइन टू ऑफर anonymity or privacy in transactions similarly to physical cash, unlike credit cards or leave details non anonymous record। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पेटीएम है, एप्पल पे है, गूगल पे है, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल है। इन टुडेज सिनेरियो, क्योंकि ई कैश का इन टुडेज सिनेरियो पूछा गया तो यहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन्स होती हैं। दीज टूल एम्पावर्ड अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड इंडिविजुअल सच एज migrant worker or student by providing them access to the formal payment system without requiring a traditional bank account। राइट, कन्वीनियंस एंड स्पीड है, बजट कंट्रोलिंग है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें हमें जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड और ई कैश के बीच में डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है, जो ऊपर पढ़ा है वही डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट सिमिलर है जो हम पढ़ के आए थे, एक और क्वेश्चन। साइबर अटैक क्या है, डिस्कस मेजर करने हैं जो कि हमारे साइबर अटैक को बचाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। 31 था आई थिंक हाँ 31 था, 32 था। साइबर अटैक क्या होता है, मेलिशियस अटैम्प्ट बाय द अटैकर टू एक्सेस डैमेज और डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। कोई भी अटैक होता है जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन कोई सिस्टम डैमेज हो रहा है या फिर हमारी जो डाटा है वो स्टील हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है या रेपुटेशनल फ्रॉड भी हो रहा है, तो उस सबको हम साइबर अटैक में गिनते हैं। कॉमन अटैक क्या होता है, मैंने अभी तुम्हें बताया था, डीडोस अटैक है, मेलवेयर है, रैंसमवेयर है ना, इनसाइडर थ्रेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कॉमन अटैक हैं। कॉमन टाइप ऑफ अटैक, फिशिंग के बारे में पढ़ा चुका हूँ। रैंसमवेयर क्या होता है, फिरौती मांगना है, रैंसम होता है फिरौती। रैंसमवेयर एक अटैक है जिसके अंदर हम पैसे मांगते हैं सारा सिस्टम लॉक करके। मेलवेयर एक वायरस है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में बता चुका हूँ कि 10 लाख यूज़र वो एक्सेप्ट करते, तुमने 20 लाख रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर डाउन हो गया। मैन इन द मिडल अटैक, एक पर्सन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कि डाटा को चेंज करता है ना। तो ये जो पर्सन है मैन इन द मिडल अटैक के अंदर कहलाता है। दो होते हैं मैन इन द मिडल अटैक के अंदर, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। ये तुम पढ़ोगे कंप्यूटर नेटवर्क में, ई कॉमर्स का पार्ट नहीं है। ओके, तो मेजर क्या है, सेफ गार्ड, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। एम्प्लॉय को बता दिया जाए भाई ये करेगा तो देख तेरे ऊपर एक्ट लग जाएंगे, तेरे पे आईटी एक्ट लग जाएगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हमें यूज़ करना चाहिए। बैकअप और रिकवरी का हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। एक्सेस कंट्रोल एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, कम से कम प्रिविलेज देनी चाहिए। अब आ जाओ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एंड बिजनेस मॉडल इन बिजनेस मॉडल्स। तो 36 पेज पे हम थे। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या है, ई मार्केट इन बिजनेस मॉडल्स रेफर टू द यूजिंग डिजिटल चैनल लाइक सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल, सर्च इंजन्स
इनसे जो मार्केट आ रही है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहलाती है। और इट इनेबल डायरेक्ट टू कंज्यूमर रिलेशनशिप। एसईओ का हम यूज़ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, इस मार्केट को यूज़ करने के लिए। एफिलेटेड मार्केटिंग इसका एक बहुत बड़ा जो है टाइप है। ब्रांड यूज पार्टनर टू प्रमोट प्रोडक्ट वी स्पेशलाइज लिंक पेइंग कमीशंस ओनली फॉर द स्पेसिफिक एक्शन लाइक सेल्स और क्लिक रेट। राइट। मेन एडवांटेज क्या है? ग्लोबल रीच रहेगी, 24/7 अवेलेबिलिटी रहेगी। टारगेट एडवर्टाइजमेंट देंगे, यानी कि तुम्हें अगर 12 साल के बच्चे को ऐड दिखाना है तो 12 साल का बच्चा ही देखेगा। ठीक है। डाटा लेड डिसीजन मेकिंग होगी, यानी कि डाटा के साथ डिसीजन तुम मेक कर पाओगे कि सेल आगे बेचना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना। तो यही थी ओवरऑल पीडीएफ, यही आएगा हमारे इंटरनल में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। ट्रू फॉल्स कोशिश करना कि तुम खुद पढ़ो, क्यों ट्रू फॉल्स इस वीडियो के अंदर देखो नहीं होने वाले कवर, क्योंकि ये वीडियो आधे घंटे की सिर्फ इंटरनल के लिए। और 39 मिनट से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 35 मिनट्स की वीडियो हो गई है। 2-4 मिनट आई थिंक जो है वार्म अप वगैरह लिया होगा। 1 बज रहा है एंड आज आपकी जो है इंटरनल की वीडियोस ख़त्म हो गई हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ई कॉमर्स का अच्छा सा पेपर देके आओ। एक्सटर्नल की वीडियो बहुत डिटेल आएगी, इंटरनल की इसलिए थोड़ी सी जो है 35 मिनट्स में कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल नहीं है हमारे पास समझाने के लिए। कोई भी बच्चा नहीं गया है और थ्योरी का सब्जेक्ट है, थ्योरी के सब्जेक्ट को समझाने के लिए एक एक्सटर्नल की वीडियो नेसेसरी लगेगी, जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें।